Good evening. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. As we speak, Treasury Consulting is a multinational headquartered group based out Singapore. सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि अब हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है ओवर द टॉप TRFX अकेडमी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब हम उसमें 6 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और प्रोसेस कायम है कि हम उसको इंक्रीज करके 10 मिनट्स तक लेके आए। डेफिनेटली अगले 1 या 2 महीने में हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम उसको 10 मिनट्स तक लेके आए। हमने अपने OTT प्लेटफॉर्म TRFX अकेडमी का ट्रायल वर्जन भी शुरू कर दिया है, विच मीन्स कि आप उसे 30 डेज के लिए 100 रुपीज में शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। 30 डेज ओनली 100 रुपीज। और TRFX अकेडमी अब इस्लामिक फाइनेंस में भी आ गई है, यानी कि इस वीक से इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस भी TRFX अकेडमी पे आ जाएंगी, जो कि इस टाइम पे एक यूनिक थिंग है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक फाइनेंस को OTT प्लेटफॉर्म पे कवर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। आज के फेसबुक कनेक्ट में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे, जिसका डेटा मैंने डेफिनेटली पब्लिक डोमेन से लिया। ये है वो डेटा। आज से 2-3 महीने पहले जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO की न्यूज मार्केट में आई, तो हिंदी मीडिया ने एक जबरदस्त हाइप क्रिएट किया और देखते ही देखते आर्टिकल्स ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन भी दे दी। 17 लाख करोड़। मैंने तभी भी YouTube पे वीडियो बनाई, शॉर्ट एप्स पे वीडियो बनाई कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, माना वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 17 लाख करोड़ जस्टिफाई नहीं करती। या तो हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट आ रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ईयरली प्रॉफिट देखें और फिर उसको 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन से जस्टिफाई करें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूं। हां, हिंदी मीडिया के स्पीकर 17 नहीं 35 लाख करोड़ पे भी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी एक मेजर इशू ये क्रिएट हुआ था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो 17 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन है, क्या वो जस्टिफाई है? मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर चाहे वो आईफोन हो, iMac एयर बुक हो। तो स्टीव जॉब्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो बिल्कुल साफ बात करते थे, बिल्कुल क्लियर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने डिसलाइक्स मिलते हैं, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही चीज मैं फॉलो करता हूं। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी लेके आते हैं
कि उसका प्राइस हम खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी होती है, इसीलिए कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय करता है, लेकिन हम उसका प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा कि हमारा प्रोडक्ट कभी भी लॉस में नहीं बिकता, और जो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, लेंसकार्ट, डिलीवरी और इन सारे तुर्रम खान को स्टीव जॉब्स की यह बात समझ में नहीं आई। मेरे को तो आई। स्टीव जॉब्स कि अगर उस बात को एक एग्जाम्पल लें कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप जिस प्राइस पर भी मार्केट में अपना प्राइस रखोगे उस पे लोग बाय करेंगे। जैसे कि इस चीज का एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि आज खड़े होके एप्पल एक साल में $250 बिलियन, बिल्कुल ठीक सुना, $250 बिलियन की एनुअल सेल करती है, जिसमें उनके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, आईफोन, आईमैक एयरबुक और उनकी सर्विसेज, उनका आई स्टोर और ये सारी चीजें होती हैं। एप्पल की बुक्स में नियर अबाउट $250 बिलियन का रिजर्व्स है। रिजर्व्स का मतलब होता है फ्री कैश, एक ऐसा कैश जिनकी एप्पल को हार्डली रिक्वायरमेंट है, तो जो भी उनके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन कंपनीज, खासतौर पे विप्रो, HCL, TCS या इन्फोसिस को इनकी एनुअल सेल्स को ऐड करें तो आपको पता चलेगा कि इनकी एनुअल सेल्स एप्पल की एनुअल सेल की 1/5 भी नहीं है, जबकि इन सबको ऑलमोस्ट 40 ईयर से ज्यादा हो गए हैं, ऑलमोस्ट। और अगर इनकी टोटल वर्कफोर्स को ऐड किया जाए तो इनकी वर्कफोर्स एप्पल की वर्कफोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है। ये स्टेटमेंट सुन के इंडियन आईटी कंपनीज का मन खराब हो जाता है, क्योंकि सच्चाई है। लेकिन एप्पल इतनी कामयाब कंपनी कैसे हुई? वो इसीलिए कि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स में दम रखा। इसलिए शायद स्टीव जॉब्स के टाइम में जब आईफोन, आईपैड या आईमैक एयरबुक इन जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते थे तो वो लाइन लग के बिकते थे। जो भी एप्पल स्टोर्स होते थे उनके बाहर लाइन लग जाती थी प्रोडक्ट्स के लिए। अब इसी एग्जाम्पल का अगर हम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को में फिट करें तो, और इस रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में आई है उसके हिसाब से अब गवर्नमेंट 30,000 करोड़ का IPO लॉन्च करेगी। पहले जो आर्टिकल्स आए पब्लिक डोमेन में उसके हिसाब से 60 से 75,000 करोड़ का IPO आना था, अब ऑलमोस्ट उसका आधा है, यानी कि 30,000 करोड़। और अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो इस आर्टिकल के हिसाब से आपकी जो LIC की वैल्यूएशन है वो 40% कम हो जाएगी। और इस चीज का पूरे का पूरा क्रेडिट रशिया यूक्रेन वॉर को दे दिया गया। क्या रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एप्पल लॉस में चली गई? नहीं। फेसबुक लॉस में चली गई? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट लॉस में चली गई? नहीं। अमेजोन लॉस में चली गई? नहीं। गूगल लॉस में चली गई? नहीं। ऐसी कई कंपनीज लॉस में नहीं गई। आप इनके प्रॉफिट्स देखिए, ये एज यूजुअल बिजनेस कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का LIC की वैल्यूएशन से क्या मतलब? ये तो वही बात हो गई कि वैष्णो देवी, जो कि माता रानी का एक तीर्थ स्थल है, उसकी कंपैरिजन की जाए ग्रीस के किसी टेंपल से। ग्रीस का टेंपल ग्रीस में है,
माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है वो जम्मू कश्मीर में है, जो इंडिया में आता है। तो दोनों अलग अलग देश हैं। जब दोनों अलग अलग देश हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो टेम्पल इंडिया में हो या माता रानी का जो है वो ग्रीस में हो? ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर का LIC से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज आप फेसबुक पे जाएं या फिर यूट्यूब पे जाएं और देखें कि भारत की मीडिया ने इसको कितना ट्रिमेंडस हाइप दिया था जब ये IPO आया था कि LIC का इतना प्रीमियम है, LIC की इतनी पॉलिसी है, LIC फलाना है, LIC ये है, LIC का मार्केट शेयर इतना है। जबकि रियलिस्टिक बात यह है कि पिछले 15 साल से LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, भारती एक्सा और ऐसे जैसे कई प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स LIC के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो डिटैच कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये चीज समझ में आई कि पहले जिस हिंदी मीडिया ने LIC को एक बहुत बड़ी टॉप कंपनी बना दिया था, आज वही हिंदी मीडिया LIC की वैल्यूएशन को कम कर रही है। यानी कि सांप और हिंदी मीडिया दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, क्योंकि अगर LIC की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है तो आप उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लॉन्च कीजिए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नाइकिया, कार ट्रेड, इनका डेमो देखने के बाद अब ये बात समझ में आ गई है कि LIC को उसी वैल्यूएशन पे लॉन्च किया गया तो कई पेटीएम सेकंड ना हो जाए। पता चले, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पिछली बार जब LIC का हाइप हुआ था तो LIC को नियर अबाउट आई वुड से 2600 के प्राइस पे लॉन्च करने की बात हो रही थी। नियर अबाउट 2600। मैं तभी भी हैरान था कि LIC की बैलेंस शीट तो 2600 को जस्टिफाई नहीं करती, तो 2600 कैसे हो गया? लेकिन मेरा भारत महान, खास तौर पे मेरी मीडिया महान, कुछ भी हो सकता है। आज वही मीडिया ये कह रही है कि गवर्नमेंट LIC को 50% 50 कम, यानी 60,000 करोड़ की जगह 30,000 करोड़ रेस करेगी और वैल्यूएशन 40% कम होगी। मैं तो कंक्लूड कर रहा हूं अपनी स्टोरी। उस टाइम भी मैंने कहा था कि LIC ओवर वैल्यूड है और आज भी मैं कह रहा हूं LIC ओवर वैल्यूड है। LIC का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए। अगर 600 रुपए से ज्यादा LIC का स्टॉक मिला तो मैं नहीं लूंगा। और उसमें भी मेरे 10 फैक्टर्स होंगे कि मार्केट कंडीशन क्या है, FII सेल कर रहे कि नहीं कर रहे, LIC की बैलेंस शीट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बैलेंस शीट क्या है, और ऐसे 10 फैक्टर। ये नहीं कि आपका LIC 600 रुपए में आ गया तो मैं 600 में बाय कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं भारत की मीडिया की दाद देना चाहूंगा, वो ऐसा कि गिरगिट भी अपना रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी भारत की मीडिया बदल लेती है। 2 महीने पहले जो मीडिया LIC को 17 लाख करोड़, सही सुना, 17 लाख करोड़ पे जस्टिफाई कर रही थी, आज वही मीडिया LIC को 40% कम पे सपोर्ट कर रही है। This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. You knew my personal number 9899242978.
I repeat, 9899242978. Have a great time ahead.